आप सभी का हमारे YouTube चैनल विलेज टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं आपका विलेज टीचर। तो आइए आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर आज मैं सीधे सीधे पढ़ाना चाहता हूं इस वीडियो में। लेकिन पढ़ाने से पहले दो बातें जरूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें और इसको शेयर कर दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। आइए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, इन दिनों में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास पढ़ाते हुए उसके अंतिम पावदान तक आ चुका हूँ। इस वीडियो के बाद शायद एक वीडियो और बनेगा तो आपकी एडवर्ब क्लास खत्म हो जाएगी। ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन पर मुझे पढ़ाना है और इसके पहले एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, पर्पस, रीजन, प्लेस, रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट ये सब पढ़ाया हुआ है। ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन मुझे आपको जानकारी देना है। तो थोड़ा हो सकता है तेज भी बोले क्योंकि इस शूटिंग की क्षमता 20-22 मिनट है। अभी मोबाइल से डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभाव है, इसलिए आप मैं टीचिंग मटेरियल को देखिए और उससे अपना नॉलेज बढ़ाइए, एंजॉयमेंट भी करिए। वीडियो से अंत तक देखेंगे आपको आनंद मिलेगा और नॉलेज भी आपका इम्प्रूव करेगा ये वीडियो। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन में समझना है तो मैंने परिभाषा क्या लिखी हुई है कि एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन इज इंट्रोड्यूस्ड। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का परिचय होता है बाय द सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, उन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के द्वारा। तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से ही बनते हैं, चाहे नाउन क्लास हो, चाहे एडजेक्टिव क्लास हो, चाहे एडवर्ब क्लास हो, कुछ भी हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते ही है। तो ये जो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है किन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के से शुरू होती है, सच है जैसे कि इफ, अनलेस, इन केस दैट, in the event that, supposing that, provided that, providing that और provided that। वहाँ थोड़ा डी छूट गया, जहाँ जहाँ छूटा मैं बोल देता हूँ। providing that भी सही है, provided that भी लिखा जाता है। as long as, so long as दोनों का काम एक है। but that का मतलब if not, अगर ऐसा नहीं तो। whether का भी यूज कर लेते हैं। if only I wish, would that, on the condition that, I would, on the understanding that, etc। इतने कंजंक्शन इसमें बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। पढ़ाना काफी कुछ है, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाया हूँ, लेकिन लगभग पूरा समेटने का कोशिश किया है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन को इस एक वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। शर्त लागू है, जैसा उसका नाम है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, शर्तें वहां प्रकट होंगी वाक्यों में। शर्त का बोध कराने वाले वाक्यों को इन कंजंक्शन से जोड़ते हैं, जिनको मैंने अभी पहले पढ़ा, बाकी रिपीट होंगे वाक्यों में। तो मैंने लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल में शर्तवाचक वाक्य क्या है, प्रेजेंट टेंस में किनको काउंट किया जाता है, कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो मैंने लिखा हुआ है अगर तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो, अगर तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो। प्रेजेंट में चल रहा है। अगर तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ यू हैव नॉट रेड द बुक, तो के लिए सिर्फ कामा लगाएंगे, रीड इट नाउ, इसे आप पढ़ लो, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इफ यू हैव नॉट रेड द बुक, अगर तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है, रीड इट नाउ, तो इसे आप पढ़ लो। तो इसमें कंजंक्शन वाला जो भाग है वही है क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज है। यहाँ पर एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन में है वो। ये तो इंपेरेटिव प्रिंसिपल क्लास है। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो आप खा लो, वैसा ही बात। इफ यू हैव नॉट ईटन फूड, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो अगले काम ईट इट नाउ, उसे अब खा लो। लेकिन ये अभी यहाँ इंपरेटिव था, यू वहाँ छुपा हुआ था। हिंदी में तो तुम आ रहा है ऐसा, तो वहाँ पे यू छुपा, जैसे कम हियर यहाँ हो, यू कम हियर कम ही लिखते हैं। ऐसे अगर ये सेकेंड पर्सन जो आता तुम पढ़ लो, तुम खा लो, ऐसा। अगर इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन है तो उससे ऐसा वाक्य मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर उसने खाना नहीं खाया है तो अब खा ले, तो उसके लिए ही के लिए क्या करेंगे, इंपरेटिव में तो वो यू चलता है, इसके लिए भी ही के लिए शुड लगा देना चाहिए कायदे में। अगर उसने खाना नहीं खाया तो अब खा ले, मतलब उसे अब खा लेना चाहिए। इफ ही हैज नॉट ईटन फूड, अगर उसने खाना नहीं खाया तो अगले काम ही शुड ईट इट नाउ, उसे अब खा लेना चाहिए। ईट वो प्रोनाउन खाना के लिए। तो ये प्रेजेंट में कंडीशनल है। आइए इसके बाद में मैं आपको फ्यूचर में कंडीशनल बताते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस। तो हमने उसको प्रेजेंट लाइकली भी लिखा है। व्याकरणाचार्य लोग उसको प्रेजेंट लाइकली में काउंट करते हैं जो फ्यूचर में कंडीशनल आते हैं। मतलब
वो वर्तमान में ही भविष्य निहित है। बोला जाए अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे, तो अभी करेंगे तो आगे पास होंगे। वर्तमान में ही भविष्य निहित है, इसीलिए एक भाग उसका प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट लाइकली। ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। वाक्य से समझिएगा, अगर राम मेरे पास आएगा तो ये किताब मैं उसको दे दूंगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि दो जगह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नजर आ रहा है। राम मेरे पास आएगा एक वाक्य, यह किताब मैं इसको दे दूंगा दूसरा वाक्य। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर दो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसमें कंजंक्शन वाला भाग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं, प्रेजेंट में बनाएं। अगर राम मेरे पास आएगा, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए इफ राम विल कम टू मी, तो गलत होगा। बस यही यहां समझना है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। इंडेफिनिट लिखा गया इफ राम कम्स टू मी, अगर राम मेरे पास आता है, और तो के लिए तो कामा लगाएंगे। आई शैल गिव हिम दिस बुक, ये किताब मैं उसको दे दूंगा। ये उल्टे भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन हिंदी थोड़ा सुधारना है। ऐसा, ये किताब मैं राम को दे दूंगा अगर वो मेरे पास आएगा। हिंदी का यूज करते चलिए, ये किताब मैं राम को दे दूंगा। आई शैल गिव राम दिस बुक, या आई शैल गिव दिस बुक टू राम इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आता है, अर्थात आएगा। वो कंजंक्शन वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। बस फर्क क्या है, अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज आप पहले लिख देंगे तो कंजंक्शन वाला भाग बाद में आएगा, तो कामा नहीं लगाना पड़ेगा। वो कंजंक्शन वाली क्लॉज जो है वो बाद में लिखी जाती है, वो सेंटेंस को फिनिश करती है ये कंजंक्शन वाली क्लॉज, तो फिर कामा बीच में नहीं आता है। लेकिन जब कंजंक्शन वाली क्लास पहले कंजंक्शन से वाक्य शुरू हो रहा है तो फिर तो वगैरह के लिए कामा आता है कुछ भी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी फ्यूचर में कंडीशनल होंगे, जिनमें भी दो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे, सब में वो कंजंक्शन वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे एडजेक्टिव क्लास में कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ही हु रीड्स विल पास, ही विल पास, वो पास होगा। कौन? जो पढ़ता है, तो हु रीड्स, ही हु रीड्स विल पास। जो चढ़ेगा सो गिरेगा, ही हु राइट्स विल फॉल। जो कोई भी यहाँ आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा, हु एवर कम्स हियर। जितने भी कंजंक्शन वाले भाग हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। हिंदी में तो दोनों ही वाक्य आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखे हुए मिलेंगे। बस इतना आप सीख लीजिएगा कि कंजंक्शन वाले भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं तो सही होता रहेगा। आगे पीछे लिख सकते हैं, और कंजंक्शन वाला हिस्सा यानी जो क्लास अगर बाद में लिखेंगे वाक्य के, और प्रिंसिपल क्लास पहले कर देंगे तो कामा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अगर तुम बोतल को गिरा दोगे तो ये टूट जाएगी, तो ये अगर वाला वाक्य, ये जो इफ वाला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा अगर तुम बोतल को गिरा देते हो। इफ यू ड्रॉप द बोतल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ यू ड्रॉप द बॉटल, कामा, तो इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगी। इतना तो आप समझ गए होंगे जो मैंने फंडामेंटल चीजें बताई हुई है। फ्यूचर के कंडीशनल में दोनों ही वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में नजर आते हैं हिंदी में, लेकिन कंजंक्शन वाला भाग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना चाहिए और दूसरे भाग को आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना चाहिए। और तो वगैरह के लिए कामा लगाइए। लेकिन अगर वो कंजंक्शन वाला हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर आखिरी में लिख रहे हैं तो बीच में कंजंक्शन आ जाता है, तो कामा लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज वहां पहले हो जाती है। आगे देखो, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक वह पास नहीं होगा। अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो पास नहीं होगा। जब तक का मतलब अनलेस, उसका मतलब इफ नॉट भी है। अनलेस का मतलब इफ नॉट, और अनलेस के साथ में, अनटिल के साथ में ये नॉट नहीं आता है। अनलेस का मतलब ही उसका सेंस नेगेटिव है, जब तक की नहीं। तो दो तीन बातें समझनी है। पहले तो मैंने बताया कि जो दोनों ही वाक्य फ्यूचर में लिखे हुए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन कंजंक्शन वाला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो ये जब तक अनलेस वाला, इफ वाला ही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। दूसरी बात, अगर अनलेस से बनाएंगे तो नॉट वगैरह नहीं कि अनलेस ही विल नॉट, अनलेस ही डज नॉट, ऐसा नहीं करना है। उसको असर्टिव में अफर्मेटिव बनाइए। अभी देखिए एग्जाम्पल से, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक वो पास नहीं होगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
डज नॉट भी नहीं हुआ, वहां विल नॉट तो हो गए नहीं, फ्यूचर में तो उसे जाना ही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहना है, वहां भी उसको निगेटिव नहीं बनना है, अनलेस यू वर्क हार्ड, इतना सही, इसको बस ध्यान रखना है, आप सही करते जाएंगे। तो के लिए काम आप ही विल नॉट पास, ये सही है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ही विल नॉट पास, वो पास नहीं होगा अनलेस यू वर्क हार्ड, तो फिर वो कामा नहीं लगाएंगे, बस ये आराम मिल जाएगी। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका मतलब ही है कि जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, उसका मतलब है अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो। इफ इट डज नॉट वर्क हार्ड, अब इफ के साथ तो डज आ जाएगा, लेकिन अनलेस का तो नहीं आ गया, क्यों, अनलेस का मतलब जब तक की नहीं। इफ इट डज नॉट वर्क हार्ड कम ही विल नॉट पास, अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, नहीं करेगा, तो पास नहीं होगा। वहां समझना है कि अनलेस माने जब तक की नहीं, अनटिल माने जब तक की नहीं, लेकिन टिल और अनटिल वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के कंजंक्शन है, समय व्यक्त करते कि जब तक मैं ना हूं तब तक यही रुकना, वो समय दिया गया है, लेकिन बोला गया जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये कोई समय नहीं है, वो शर्त है, कंडीशन है, वहां अनलेस चलेंगे। ऐसे ही ये फ्यूचर में कंडीशनल मैंने बताया हुआ है, 2-3 पॉइंट वहां नोट करने लायक है कि आपको दोनों ही पार्ट वहां फ्यूचर इंडेफिनिट मिलेंगे, लेकिन आपको दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने नहीं है, कंजंक्शन वाला हिस्सा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं, और कंजंक्शन वाला हिस्सा अगर बाद में लिखते तो कामा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंजंक्शन वाले हिस्से से यानी क्लास से ही वाक्य शुरू करते, सबऑर्डिनेट क्लास से, तो वगैरह के लिए कामा लगाते हैं। लिख दोनों तरीके से उल्टा सीधा सकते हैं, अनलेस ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का कंजंक्शन है, अनटिल ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का कंजंक्शन है, इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस तो मैं बोल रहा हूँ, लगता है सब पास्ट जैसा, ग्रामरियंस लोग, व्याकरणाचार्य लोग उसको प्रेजेंट अनलाइकली में काउंट करते हैं, अब फ्यूचर में कंडीशनल उसको प्रेजेंट लाइकली में काउंट करते हैं, और इसको प्रेजेंट अनलाइकली में काउंट करते हैं। पश्चाताप नजर होता है वहां कि जैसे ऐसा काम हो नहीं पाया, उसका खेद व्यक्त करते हैं, वाक्यों से आप समझेंगे। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस मकान को खरीद लेता, लेकिन पैसा है नहीं तो खरीद नहीं पा रहा हूँ, तो हिंदी ये भी चल जाएगी, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं इस मकान को खरीद लूं, ये मतलब है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस मकान को खरीद लेता, ऐसा। दूसरी बात ये बतानी है कि वहाँ ये ऐसे हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, मैं कह रहा हूँ कंजंक्शन वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलता है, और शेष जो बचा है प्रिंसिपल क्लास, उसमें वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है, वुड के साथ में। कंजंक्शन वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलता है, तो पास्ट इंडेफिनिट है क्या, वहाँ सेकंड फॉर्म आता है, तो सेकंड फॉर्म आपको नजर आएंगे यहाँ, तो ये इज़मार का सेकंड फॉर्म वाज वेयर वो मिल जाएगा, और हैव का सेकंड फॉर्म जो हैड है वो मिलेगा, और हैड के बाद में यहाँ वर्ब नहीं मिलेगी, क्रिया नहीं मिलेगी, कोई शब्द मिलेंगे, नाउन वगैरह में मिलेंगे। लेकिन जब ऐसे वाक्य आएंगे कि अगर वह मेरे पास आता तो शायद मैं उसे बचा लेता, तो हैड कम, हैड के बाद में वहां कम, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। अभी वो सेंटेंस आपको हम समझाएंगे, कि पहले इसको समझ लो। जब ये कंजंक्शन वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, मतलब वर्ब का वहां सेकंड फॉर्म आएगा, तो वो जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये आप रिपीट करके वीडियो में सुन लीजिएगा दोबारा। मैं वाक्य बता रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस मकान को खरीद लेता, या अगर मेरे पास में पैसा हो तो मैं इस मकान को खरीद लूं, एक ही बात। ये भाई हैड मनी मैंने लिखा हुआ है मत रखना, ये भाई हैड मनी सेकेंड फॉर्म है, ये भाई हैड मनी, अगर मेरे पास में पैसा होता, कामा लगाया तो के लिए, और आई वुड परचेज दिस हाउस, तो वहां पे वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म परचेज आया हुआ है, ऐसे समझना है। और जब पास्ट के कंडीशनल में चलते हैं ऐसे वाक्यों में, और प्रेजेंट में भी इफ को हटाते तो वहां शुड लगा देते हैं, यहाँ भी ये पास्ट के कंडीशनल में ये इफ को हटा देंगे तो हैड केवल शुरू में कर लेंगे हैड को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैड आई मनी, अगर ये इफ कंजंक्शन हटाना है तो हैड को पहले कर दो, तो वो भी सही है कि हैड आई मनी है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास पैसा होता तो आई वुड परचेज दिस हाउस, और उसको भी उल्टा लिख सकते हैं कि आई वुड परचेज दिस हाउस हैड आई मनी, ये सब सही है। ये दो प्रकार से, ये बाई हैड मनी वो भी सही है, हैड आई मनी वो भी सही है, इफ को हटाने पे ऐसा लिख सकते हैं, और इन वाक्यों को उल्टा लिखा जा सकता है।
ये समझता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कदापि नहीं करता, मतलब कभी नहीं करता। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता, तुम्हारी जगह होता, आई वुड नेवर डू दैट। वही किया है। वेयर जो आया है वो बी के 4 फर्स्ट फॉर्म में है, बी और इज एम आर, और सेकंड फॉर्म वाज वेयर, वेयर सेकंड फॉर्म में आई है और इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट है। और ये जो कल्पना करते हैं पास्ट के कंडीशनल में, यहाँ कभी भी वेयर के अलावा कुछ नहीं आता, सबके साथ वेयर आता, ही वेयर, आई वेयर, यू वेयर, सी वेयर, सब वेयर ही आता। समझना है इसको। अगर मैं तुम, और जगह वगैरह प्लेस वगैरह कुछ नहीं लिखना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कदापि नहीं करता। इफ आई वेयर यू, मतलब हो गया अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। वुड के साथ में डू फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। उल्टा भी लिख सकते हैं, आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वेयर यू, और ये इसको वेयर आई यू, इनको हटा भी सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। वेयर जगह कम है इसलिए मैंने बहुत ज्यादा बार बार नहीं लिखा है, और टाइम भी कम है, पढ़ाना भी बहुत है, स्पीड में बोलना, आगे बढ़ना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, इफ आई वेयर यू भी सही है, इफ आई वेयर यू, या वेयर आई यू वो भी सही है। इसको पहले लिख सकते हैं, आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वेयर यू, या आई वुड नेवर डू दैट वेयर आई यू। ऐसा सभी उल्टा सीधा सब लिखा जाता है। अगला बात देखिए, अगर मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होता तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकता, या देश से, हमने देश में जोड़ा नहीं, मैं जोड़े दे रहा हूँ अपने आप बोलने में। अगर मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होता तो देश से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकता। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, ही वेयर अगर वो होता, सी में कुछ भी, सब में वेयर है ना है, ये वेयर सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ आई वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो के लिए कामा, आई वुड इराडिकेट, इराडिकेट मन जड़ से उखाड़ फेंकना, समूल नष्ट करना, उन्मूलन करना, मूल मन जड़, उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। आई वुड इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री, में जोड़ देंगे अगर देश से है, आई वुड इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री। उल्टा भी लिख सकते हैं, आई वुड इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री इफ आई वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्रधानमंत्री लिखा तो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तो फिर प्रेसिडेंट। ये तो मैं बोले जा रहा हूँ, जो वहाँ थोड़ा सा कभी अशुद्ध लिख गया है, यहाँ मैं उसका जो है करेक्शन कर रहा हूँ। उल्टा भी लिख सकते हैं, वेयर आई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हट जाएगा। और आगे पीछे 4 प्रकार से, कैसे, इफ आई वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कामा आई वुड इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री, वेयर आई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कामा आई वुड इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री। उल्टा, आई वुड इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री इफ आई वेयर द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आई वुड इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री वेयर आई द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उल्टा से ऐसे बनाना है। ये बात जरा देखो, अगर मेरा वहां जाना होता, या अगर मुझे वहां जाना होता तो मैं उससे जरूर मिलता, ऐसा। इफ आई वेयर टू गो देयर, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, टू गो जो आ रहा है वो तो इन्फिनिटिव है, वो तो इन्फिनिटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे वेयर से नहीं जुड़ी है। जैसे यहाँ पे वेयर के बाद में प्रेसिडेंट आ रहा है, यहाँ वेयर जो यू आ रहा है, हेड के बाद में मनी आ रहा है, कोई वर्ब नहीं आ रही वैसी। तो यहाँ जो वर्ब इन्फिनिटिव है, टू के बाद में आई है, वेयर के बाद में नहीं है, इन्फिनिटिव है। इफ आई वेयर टू गो देयर, अगर मेरा वहां जाना होता, आई वुड मीट हर श्योरली, मैं उससे जरूर मिलता। आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक राजा होता। 2 टेंस वहां भी है, आई विश दैट आई वेयर ए किंग, दैट वहां छिपा हुआ है, आई विश एक टेंस है ये, मैं चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वेयर ए किंग वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वहाँ ये भी कॉम्प्लेक्स में कंडीशनल सेंटेंस है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वहाँ चल रहे हैं, जो छुपा है यहाँ पे। आई विश मैं चाहता हूँ, आई वेयर ए किंग मैं एक राजा होता, और यहाँ भी काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वेयर रिच, वुड दैट, ये सब पास्ट के कंडीशनल में काउंट किए जाते हैं। अब मैं उन वाक्यों की तरफ पढ़ता हूँ जिनमें एक भाग पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है और दूसरे भाग में वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ हेड वगैरह के बाद में वर्ब आती है, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ आएगा। तो कहने का मतलब है इन वाक्यों में हेड के साथ में थर्ड फॉर्म है, और शेष जो बचेगा उसमें वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है। इसको रिपीट करके फिर सुन लेना वीडियो में, मैं वाक्य में आगे बढ़ रहा हूँ। अगर वह मेरे पास आता, यहाँ पे देखो हिंदी में झूठा है, मैं वह ही लिखे दे रहा हूँ, जो अंग्रेजी में नहीं प्रयोग की है।
अगर वह मेरे पास आता तो शायद मैं उसे बचा लेता, ऐसे हुआ। तो इफ ही हैड कम टू मी कामा प्रोबेबली संभवतः शायद आई वुड हैव सेव्ड हिम, मैं उसे बचा लेता। समझाना मैं क्या चाहूंगा, कंजंक्शन वाला भाग पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है, ये यहाँ पे एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है, मतलब हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगाना है। तो शेष हिस्सा बचेगा, उसमें वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो मैंने किया अभी, वुड हैव थर्ड फॉर्म से। तो अगली कामा लगाना है, इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास में आता, प्रोबेबली संभवतः आई वुड हैव सेव्ड हिम, तो मैं उसे बचा लेता। और क्या फेरबदल कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं कि प्रोबेबली संभवतः कामा आई वुड हैव सेव्ड हिम, मैं उसे बचा लेता। इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास में आता, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये बाद में अगर लिख दी जाए तो फिर वो इफ कंजंक्शन बीच में वाक्य क्या आ जाएगा, फिर कामा लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा, इफ को हटा भी सकते हैं, तो करना का हैड को शुरू कर दो, तो हैड ही कम टू मी, तो अर्थ हो गया अगर वो मेरे पास में आता। अगले वाक्य में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां नहीं लगा, प्रमाण दूंगा। इफ को हटा सकते हैं, हैड ही कम टू मी, अगर वो मेरे पास में आता, कामा प्रोबेबली आई वुड हैव सेव्ड हिम, उल्टा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबली आई वुड हैव सेव्ड हिम हैड ही कम टू मी। तो समझना क्या है, पास्ट परफेक्ट में कंजंक्शन वाला ही वाला बनना है। तो ये भी वहाँ हैड थर्ड फॉर्म आना जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। और शेष जो बचेगा प्रिंसिपल क्लास, उसमें वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म आना है। दूसरी बात, इफ को ओमिट हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो हैड को शुरू में कर देना। ये उल्टा सीधे दोनों तरफ से बना सकते हैं। अगर आप सबऑर्डिनेट क्लास बाद में लिखेंगे तो फिर कामा नहीं आएगा, बस ये इतना। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस वो अपनी किताबों से जो आप पढ़ा करते थे कभी, वो जो इंटरमीडिएट में लेसन थे शॉर्ट स्टोरी और प्रोज में, वहां से दिए तो मैंने शॉर्ट स्टोरी से पुटअप कर दिया सेंटेंस। ड्राफ्ट नामक कहानी सूखा, जिसमें गफूर और अमीना और महज बैल की कहानी है। तो हुआ क्या था कि उसके जमींदार के जो दूध थे बुलाने आए थे उसको, गफूर को, जुलाहे को, लेकिन उसने अपनी लड़की को थप्पड़ मार दिया था। वो पानी लेने गई थी, तो पश्चाताप में लेटा था वो अंदर अपने कमरे में। तो जमींदार के संदेश वाहकों की बुलाने के बावजूद तो गया नहीं था। फिर उसको ले गए थे, वहां उसकी पिटाई हुई थी। अब वापस आया था तो बहुत ज्यादा गमगीन वो अंदर लेटा हुआ था, सोच रहा था सब, वही का ही वर्णन है। और उसके बाद में फिर बैल ने उसकी लड़की का पानी में धक्का मार के घड़े को फैला दिया। फिर घटना घटी बैल के मरने की हरीश के द्वारा। उस बीच से मैंने सेंटेंस पुटअप किया हुआ है, शायद आपको याद आ जाए। तो वहाँ लिखा क्या है, उसकी पिटाई, उसका चेहरा सूजा हुआ था पिटाई वजह से। तो राइटर लिख क्या रहा है, अगर वह पहले की तरह चला आता और जमींदार से माफी मांग लेता तो शायद उसे क्षमा कर दिया जाता इसको। तो चूंकि वो जो मैं समझा रहा था नियम, वहाँ उसका प्रयोग है। इफ ही हैड कम